बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सारे लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम बीएससी की इंग्लिश की बुक से सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है, द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस डॉडे ने लिखा है, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे 19th सेंचुरी के। और द लास्ट लेसन जो एक शॉर्ट स्टोरी है, इसकी जो सेटिंग है, जो बैकग्राउंड है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो फ्रैंको प्रशियन वॉर है। इसको फ्रैंको जर्मन वार भी कहा जाता है। प्रशा और जर्मनी जो है, जर्मन स्टेट, ये उस टाइम इकट्ठे थे और इनकी जंग हुई थी फ्रांस के साथ। यानी प्रशा जर्मनी की जंग हुई फ्रांस के साथ, और उस जंग में फ्रांस को शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में फ़्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट्स थे, एल्सेस और दूसरा लॉरेन, वो दोनों प्रशियंस के अंडर चले गए, उनके कंट्रोल में चले गए, जर्मन्स के कंट्रोल में चले गए। तो जर्मन्स ने और प्रशियंस ने फोर्स किया उन जो डिस्ट्रिक्ट्स को कि वहाँ पे सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, और पहले से जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, जो कि फ़्रांस के लोगों की, वहाँ के एल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के लोगों की नेटिव लैंग्वेज थी, उनकी मदर टंग थी, उनकी आइडेंटिटी थी, उनकी शनाख्त थी, उसको जर्मन्स और प्रशियंस ने उसको ख़त्म कर दिया और जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। लास्ट लेसन का जो नैरेटर है, जो मेन कैरेक्टर है, उसका नाम फ्रांस है, जो कि स्कूल का एक छोटा सा स्टूडेंट है, और वो अमूमन लेट हो जाता है स्कूल से, बड़ा लेज़ी सा है, और स्टडीज़ में भी इतना अच्छा नहीं है। और आज वो जा रहा है स्कूल, और उसे पता है कि आज मिस्टर हैमल जो फ्रेंच पढ़ाते हैं उनको, उन्होंने पार्टिसिपल्स के जो रूल्स हैं वो सुनने हैं उनसे फ्रेंच लैंग्वेज के। तो वो थोड़ा परेशान भी है, क्योंकि उसने वो याद नहीं किए हुए, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि ये मिस्टर हैमल की, जो कि 40 साल से फ़्रेंच लैंग्वेज उनको पढ़ा रहे थे, ये उनकी लास्ट क्लास होगी, और इसके बाद कभी उनको फ़्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। इसके बाद वहाँ जर्मन जो है वो इम्पोज़ कर दी जाएगी। तो इन सब चीज़ों का उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। जब वो क्लास के अंदर जाता है, तो फिर वहाँ क्लास का जो एटमॉस्फेयर है, बड़ी एक सैड सी और बड़ी एक इमोशनल सी सिचुएशन है। और जो थीम है स्टोरी का, वो एक तो इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन पीपल, लोगों की ज़िंदगियों पे जो जंग का असर है, जो जंग के असरात हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ किस तरह जंग के बाद तब्दील होती हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंस ऑफ नेटिव लैंग्वेज, जो आपकी मुकामी ज़ुबान है, वो कितनी अहम होती है, उसका अहमियत का अंदाज़ा पहले नहीं होता। जब वो छिन जाती है तो फिर एहसास होता है कि इट वाज़ अ पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी, ये हमारी शनाख्त की अलामत थी। तो ये तो वैसे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि जब चीज़ें छिन जाती हैं या उनके छिन जाने का वक्त आता है, तो फिर एट दैट टाइम वी रियलाइज़ कि हाउ इम्पोर्टेंट दे वर फॉर अस। तो ये भी इसका एक थीम है। फिर लैंग्वेज आइडेंटिटी, जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज जो होती है किसी भी ग्रुप के लिए, सोशल ग्रुप के लिए, किसी भी नेशन के लिए, किसी भी कौम या कबीले के लिए उसकी शनाख्त होती है। तो जब वो लैंग्वेज छीन ली जाए, तो वो एक उनसे शनाख्त, उनकी आइडेंटिटी छीन ली जाती है। तो स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट। दैट मॉर्निंग इट वॉज़ क्वाइट लेट बिफोर आई स्टार्टेड फॉर स्कूल। फ्रांस बता रहा है कि उस सुबह मैं काफ़ी लेट हो गया था स्कूल के लिए निकलते हुए, एंड आई वॉज टेरेबली अफ्रेड आई शुड बी स्कोल्डेड, और मुझे बड़ा डर था दैट आई वुड बी स्कोल्डेड। स्कोल्ड का मतलब होता है टू रिब्यूक, रेप्रिमांड, डांटना, कि आज मुझे डांट पड़ सकती है। फॉर मसियोर हैमल हैड टोल्ड अस दैट ही वुड क्वेश्चन अस अपॉन पार्टिसिपल्स। अच्छा, जो मसियोर का वर्ड है, ये फ्रेंच लैंग्वेज का है, मिस्टर या सर के सेंस में लिया जाता है। तो जो सर हैमल हैं, ही हैड टोल्ड अस दैट ही वुड क्वेश्चन अस अपॉन पार्टिसिपल्स। फ्रेंच लैंग्वेज के जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, ही हैड गिवन अस द होमवर्क ऑफ पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स ये थे घर से तैयार करने के लिए, तो उन्होंने कहा था मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट थिंग अबाउट दैम, और मुझे तो उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ एस्केपिंग फ्राम स्कूल एंड रोविंग थ्रू द फील्ड्स। कहता है फ्रांस के
एक दफ़ा तो मैंने सोचा एक लम्हे के लिए कि आई शुड एस्केप फ्राम स्कूल। एस्केप जो है ना, टू रन अवे फ्राम समथिंग, फ़रार हो जाना, स्कूल से आज फ़रार हो जाऊँ, भाग जाऊँ, बंक कर जाऊँ। एंड रोविंग थ्रू फील्ड्स, रोव थ्रू का मतलब है टू रोम, घूमना, टू वांडर, तो मैं घूमूँ फिरूँ फील्ड्स में। द डे वॉज सो वार्म सो क्लियर, दिन जो था बड़ा गर्म और बड़ा साफ़ ये मौसम था, यानी कि इंजॉय करने वाला जो है वो मौसम था। द ब्लैक बर्ड्स वर विस्लिंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द वुड्स। ब्लैक बर्ड एक ख़ास किस्म का परिंदा है, तो वो विसल करता है, उसकी जो आवाज़ है। तो कहता है कि जो ब्लैक बर्ड्स थे वो विसल कर रहे थे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द वुड्स। आउटस्कर्ट्स कहते हैं जो किसी भी एरिया, किसी भी सिटी के लिए अमूमन यूज़ होता है। आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, जो शहर के जो बैरूनी इलाके होते हैं, जो शहर की बाउंड्री के करीब करीब होते हैं, जिन्हें मज़ाफ़ात भी उर्दू में हम कहते हैं। तो जंगल के जो आउटस्कर्ट्स थे, यानी जंगल के बाहर बाहर जो दरख्त थे, वहाँ पे ब्लैक बर्ड्स भी बोल रहे थे। इन रिपर्ट मैडो बिहाइंड द सा मिल, मैडो कहते हैं जहाँ पे घास वगैरह लगी हो, सब्ज़ाज़ार या चरागाह जिसको आप कहते हैं। बिहाइंड द सा मिल कहते हैं जहाँ पे लकड़ी काटी जाती है, आरा भी हम उसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। तो उस मैडो में जो कि सा मिल के पीछे थी, द प्रशियंस वर ड्रिलिंग। प्रशियंस जो कि मैंने बताया आपको, जर्मनी और प्रशा मिलके उन्होंने फ्रांस के इस एरिया पे कब्ज़ा किया हुआ था। तो प्रशियन सोल्जर्स जो थे वो ड्रिल कर रहे थे, यानी वो अपनी जो फ़ौजी मशक़ें थीं वो कर रहे थे, फ़ौजी वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि अब ये वाला एरिया उन्होंने कब्ज़े में किया हुआ था। ऑल दीज थिंग्स वर फार मोर अट्रैक्टिव टू मी देन द रूल फॉर द यूज़ ऑफ पार्टिसिपल्स। अब ये बच्चा, उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी सीरियस नौइयत की चीज़ है कि किसी दूसरे मुल्क की फ़ौजें हमारे एरिया में मौजूद हैं और वो ड्रिल कर रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं अपनी। तो कहता है कि मुझे वो बड़ी चीज़ें अट्रैक्टिव लग रही थी, वो परिंदों का बोलना, वो मैडो, और वो जो ड्रिलिंग थी सोल्जर्स की। तो वो जो रूल पार्टिसिपल्स के जो रूल्स थे वो तो वो इंतहाई बोरिंग थे। तो मेरा दिल कर रहा था कि उनको छोड़ूं और इधर ही टाइम स्पेंड करूं। बट आई मस्टर्ड अप स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट टेम्पटेशन। मस्टर अप का मतलब होता है टू गैदर, टू समन, यकजा कर लेना, इकट्ठी करना, हिम्मत जुटाना। स्ट्रेंथ पावर को, ताकत को कहते हैं। आई मस्टर अप स्ट्रेंथ, लेकिन मैंने फिर अपनी हिम्मत जुटाई। टू रेजिस्ट टेम्पटेशन, रेजिस्ट होता है टू स्टे अवे फ्राम समथिंग, टू कंट्रोल योर सेल्फ, अपने आप को रोके रखना किसी चीज़ से। टेम्पटेशन जो है ना, अल्योरमेंट को कहते हैं, अट्रैक्शन को कहते हैं। यानी ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटा के अपने आप को जो है वो रोके रखा। एंड हरिड ऑन टू स्कूल, और जल्दी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। एज आई रीच द टाउन हॉल आई saw a group of people. They loitered before the little grating. जैसे मैं टाउन का जो मेन हॉल था, जो मार्केट प्लेस थी, वहाँ पे पहुँचा, आई saw a group of people. काफ़ी सारे लोग इकट्ठे थे। They loitered before the little grating. Loiter का मतलब होता है to linger at a place, किसी जगह पे ऐसे रुके रहना या आहिस्ता आहिस्ता चलना। और ग्रेटिंग जो है वर्ड, ये बुलेटिन बोर्ड के लिए या नोटिस बोर्ड जिसे हम कहते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ था पब्लिक प्लेस पे, जिस पे जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट होती थी वहाँ पे पेस्ट कर दी जाती थी, वहाँ पे लगा दी जाती थी। तो अभी वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं, दे वर लिंगरिंग अराउंड, वहाँ पे जमा हुए थे, इधर उधर खड़े थे। रीडिंग द प्लेकार्ड्स पोस्टेड अपॉन इट, एंड दे वर रीडिंग द प्लेकार्ड्स। प्लेकार्ड्स कहते हैं जो नोटिस या पोस्टर्स लगे होते हैं, उसके ऊपर जो पोस्टर्स वगैरह, नोटिस वगैरह लगे थे, लोग उसको पढ़ रहे थे। फॉर 2 years एवरी बिट ऑफ बैड न्यूज़ हैड बीन अनाउंस्ड टू अस फ्राम दैट ग्रेटिंग। तो पिछले 2 सालों में हालात ख़राब थे, जंग थी। तो फ्रांस कहता है कि पिछले जितनी भी बुरी खबरें आई हैं, क्योंकि फ्रांस जंग हार रहा था तो बुरी खबरें ज़्यादा आ रही थी, जितनी भी बुरी खबरें आई थी वो सारी, कहता है, इसी नोटिस बोर्ड से, इसी बुलेटिन बोर्ड से हमें मिलती रही हैं। देयर वी रेड what battles had been lost, what requisitions made. वहाँ पे हमने ये पढ़ा कौन कौन सी battles जो हम हार गए हैं, फ्रांस हार गया है। what requisitions made, requisition कहते हैं कोई क्लेम करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की डिमांड करना। तो कौन कौन सी एरियाज़ या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो क्लेम की हैं अपनी ओनरशिप में दुश्मनों ने, वो वहाँ पे हमने नोटिस पे ख़बरें पढ़ी, नोटिस बोर्ड पे पढ़ी। देयर वी लर्न व्हाट ऑर्डर्स हैड इशूड फ्राम हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स से क्या क्या ऑर्डर्स आए हैं वो वहीं पे हमने पढ़े। यानी फॉर द मोस्ट पार्ट
दीज वर बैड न्यूज़, ज़्यादातर बुरी खबरें ही आती थी। एंड दो आई डिड नॉट पॉज विद द रेस्ट, ऑल दो आई डिडंट स्टॉप टू रीड विद द रेस्ट ऑफ द पीपल, कहता है अगरचे मैं रुका नहीं बाकियों के साथ पढ़ने के लिए। आई वॉन्डर टू माई सेल्फ, मैंने सोचा कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, पता नहीं अब क्या मामला होगा, अब पता नहीं कौन सी न्यूज़ आई होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा थे। एज आई रैन अक्रॉस द स्क्वेयर, वो जो स्क्वेयर था, वो जो एक स्क्वेयर, एक चकोर जगह जो होती है उसको कहा जाता है। अमूमन मार्केट प्लेस के लिए ये वर्ड स्क्वेयर जो है वो यूज़ किया जाता था उस टाइम में, 18th और 19th सेंचुरी में। वॉचर द ब्लैक स्मिथ हु इज इन कंपनी विद हिज अप्रेंटिस was absorbed in reading the notice, exclaimed। जब मैं गुज़र रहा था उसके स्क्वायर से, उस मार्केट प्लेस से, तो वॉचर जो है, जो कि ब्लैक स्मिथ का काम करता है, जो कि लोहार का काम करता है, और ही वाज इन कंपनी विद हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस जो है ना वो स्टूडेंट को कहते हैं, जो उसके शागिर्द था उसके साथ मौजूद था, वाज एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग द नोटिस, वो खोया हुआ था, गर्क था उस खबर को, उसको नोटिस को पढ़ने के लिए। एक्सक्लेम्ड, वो वहाँ से ज़रा चिल्लाया, ऐसे पुरजोश तरीके से बोला, नॉट सो फास्ट चाइल्ड, यू विल रीच योर स्कूल सून इनफ। उसने इसको कहा फ्रेंड्स को कि इतने तेज़ मत चलो, तुम अपने स्कूल में जो है ना वो आराम से पहुँच जाओगे, जल्दी पहुँच जाया करोगे। अब वो इसका इशारा किस तरफ था ये फ्रेंड्स इसको नहीं समझ पाया। आई बिलीव्ड ही वॉज मेकिंग गेम ऑफ मी, फ्रेंड्स कहता है मुझे लगा ही इज़ मेकिंग फ़न ऑफ मी, मजाक उड़ा रहा है। एंड आई वॉज क्वाइट आउट ऑफ ब्रेथ, बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स जब सांस बंदे का फूल जाता है, तो मेरा सांस क्योंकि फूला हुआ था। व्हेन आई एंटर्ड मैस्योर हैमल स्मॉल डोमेन, कहते हैं मैं तेज़ तेज़ चलता गया, और जो मैस्योर हैमल यानी कि मिस्टर हैमल का जो एरिया था, डोमेन एरिया को कहते हैं, उनकी जो क्लास का एरिया था, वहाँ पे जब मैं पहुँचा तो काफ़ी मेरा सांस फूला हुआ था, क्योंकि मैं तेज़ तेज़ चल के आया था। Now at the beginning of the session there was usually such an uproar that it could be heard as far as the street। अब जो स्कूल में जब सेशन स्टार्ट होता था, यानी कि जो क्लास थी, जो पीरियड था वो स्टार्ट होता था, तो अमूमन ऐसी अप्रोर कहते हैं नॉइज़, बहुत ज़्यादा हंगामा होता था जब क्लास शुरू होने वाली होती थी, और इसकी आवाज़ गली तक जाती थी। डेस्क वर ओपन एंड शट, बच्चे डेस्क को खोलते थे, बंद करते थे, आवाज़ें आती थी। लेसन्स रिसाइटेड एट द टॉप ऑफ और वॉइसेस, और जो लेसन्स होते थे, मिले हुए सबक जो हमने सुनाने होते थे, वो ज़ोर ज़ोर के बच्चे पढ़ना शुरू कर देते थे। ऑल शाउटिंग टुगेदर, सारे इकट्ठे जो हैं बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे होते थे। ईच ऑफ अस स्टॉपिंग हिज ईयर्स दैट ही माइट हियर बेटर, तो हम में से हर बंदा अपने कानों को बंद कर लेता था ताकि दूसरों का शोर ना पहुँचे और पता चले क्या पढ़ रहे हैं। Then the master's big ruler would descend upon his desk and he would say silence। और फिर क्या होता था कि जो मास्टर था, जो टीचर था, उसका रूलर उसने उठाया होता था, एक जिस तरह स्केल होता है इस तरह की आप समझ लें, एक स्टिक उसने उठाई होती थी, जो कि वो ज़ोर से मारता था अपने डेस्क पे, और साथ ही कहता था कि साइलेंस, खामोश हो जाए सब। तो कहते हैं फ्रेंड्स कि रोज़ की जो रूटीन थी वो तो ये वाली थी। I counted upon making my entrance in the midst of the usual babble and reaching my seat unobserved। कहते हमेशा ये होता था I counted upon, count upon का मतलब होता है to depend, किसी चीज़ पे इंसार करना। मैं तो इस चीज़ पे डिपेंड करता था कि मैं एंट्रेंस कैसे करूँगा, क्लास क्योंकि शुरू ही होगी तो हंगामा होगा, तो उस इन द मिडस्ट ऑफ द यूजुअल बेबल का मतलब ही होता है बहुत सारी जो नॉइज़ है, हंगामा है, बसल, हसल एंड बसल जिसको कहते हैं, या पीछे वर्ड यूज़ हुआ है एक और अप्रोर, यानी वो जो हंगामा है मैं कोशिश करता था उसी पे डिपेंड करूँ। उस हंगामे में आहिस्ता से लेट होता था तो आहिस्ता से अनऑब्जर्व्ड अपनी सीट पे पहुँच जाऊँ, मुझे कोई ऑब्जर्व ना करे, मुझे कोई नोट ना करे टीचर। बट अपॉन दिस पर्टिकुलर मॉर्निंग ऑल वाज हश्ड, लेकिन आज की ये जो सुबह थी एवरीबडी वाज साइलेंट। हश का मतलब है साइलेंट, सारे बिल्कुल खामोश थे, कोई साउंड ही नहीं थी। सैबथ स्टिलनेस रेंड, सैबथ जो है वो
किसी भी रेस्ट के डे को कहते हैं, अमूमन संडे के लिए यूज़ होता है, और ये रिलीजियस कॉनोटेशन में यूज़ होता था वर्ड। क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में सैबत ऐसा दिन जिसको काम जिसमें ना किया जाए और आराम किया जाए, रेस्ट की जाए। तो सैबत स्टिलनेस मींस कि जो संडे वाली स्टिलनेस यानी साइलेंस थी, इट वाज रेनिंग देयर। रेन जो है वो रूल को कहते हैं, हुकूमत को कहते हैं, यानी खामोशी की हुकूमत थी। लग रहा था संडे है और कोई मौजूद ही नहीं है स्कूल के अंदर। थ्रू द ओपन विंडो आई कुड सी दैट माई कॉमरेड्स हैड ऑलरेडी टेकन देयर सीट्स। कॉमरेड्स कहते हैं फेलोज़, फ्रेंड्स, कंपेनियंस। विंडो से मैंने देखा कि मेरे सारे कंपेनियंस जो हैं, दोस्त जो हैं, क्लास फेलोज़ अपनी अपनी सीट्स पे मौजूद हैं। आई कुड सी मॉन्सियर हैमल हिमसेल्फ पासिंग बैक एंड फोर्थ। मैंने देखा जो मिस्टर हैमल थे वो आगे और पीछे मूव कर रहे थे। हिज फॉर्मिडेबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वो जो बड़ा डेंजरस किस्म का उनका आयरन रूलर था वो उन्होंने अपनी बाजू के नीचे दबाया हुआ था, जो कि उनका एक पर्टिकुलर स्टाइल था जिससे फ्रांस बड़ा डरता था, क्योंकि वो काम नहीं करता था और उसको अमूमन रूलर से पनिश किया जाता था। आई मस्ट ओपन दैट डोर, आई मस्ट इंटर इन द मिडस्ट ऑफ दैट डीप साइलेंस। आई नीड टू टेल यू दैट आई ग्रू रेड इन द फेस एंड टेरर सीज्ड मी। अब फ्रांस कहता है मुझे लाजमी उस दरवाजे से गुजरना था, एंड आई मस्ट इंटर इन द मिडस्ट ऑफ दैट डीप साइलेंस। और उस खामोशी में, अब जो बंदा लेट आया और आगे क्लास स्टार्ट हो और बिल्कुल खामोशी में सब जनाब बैठे हूँ, तो ज़ाहिर बात है जब आप इंटर होंगे तो एवरीबडी वुड बी लुकिंग एट यू। तो कहता है कि अब मुझे डर था, खामोशी में मुझे जाना तो होगा, और आई नीड नॉट टेल यू दैट आई ग्रू रेड इन द फेस। और मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा चेहरा किस तरह से सुर्ख हुआ था बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ शेम, वो शर्मिंदगी की वजह से। एंड टेरर सीज्ड मी, और एक खौफ जो है उसने मुझे सीज़, यानी कि सीज़ कहते हैं टू कैच, पकड़ लेना, कि मैं खौफ में जकड़ा हुआ था, मैं क्या करूं। बट स्ट्रेंजली इनफ एज मॉन्सियर हैमल स्क्रूटनाइज्ड मी। कहता है लेकिन अजीब बात ये हुई जब मिस्टर हैमल जो थे स्क्रूटनाइज होता है टू एग्जामिन, जब उन्होंने मुझे इस तरह नज़रों से मेरा मुआयना किया जब मैं दाखिल हुआ, तो देयर वॉज नो एंगर इन हिज गेज़ जो है वो निगाह को कहते हैं। जिस निगाह से उन्होंने मुझे देखा उसमें गुस्सा नज़र नहीं आया। अमूमन गुस्सा होता था बिकॉज जब भी मैं लेट आता था वो मुझे पनिश भी करते थे और गुस्से से देखते थे, लेकिन आज गुस्सा नहीं था। ही सेड वेरी जेंटली, बड़ी सॉफ्ट लहजे में उन्होंने मुझे कहा, टेक योर सीट क्विकली माई लिटिल फ्रेंड्स, जल्दी से बैठ जाओ छोटे फ्रेंड्स, वी वर गोइंग टू बिगिन विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बगैर ही सबक स्टार्ट करने वाले थे। आई क्लाइम्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से चढ़ा एंड सीटेड माई सेल्फ, और मैं बैठ गया। बट वेन आई हैड रिकवर्ड अ लिटल फ्राम माई फ्राइट, पहले तो वो एक बौखलाहट का शिकार था बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। फ्राइट खौफ को कहते हैं, फियर कहता है जब मैं खौफ पे थोड़ा काबू पाया, खौफ से बाहर निकला मैं, आई नोटिस दैट आवर मास्टर हैड डॉन्ड हिज ब्यूटीफुल ग्रीन फ्रॉक कोट। डॉन का मतलब पता है टू वेयर, टू पुट ऑन, पहनना। मैंने नोटिस किया कि हमारे जो टीचर हैं मिस्टर हैमल, उन्होंने अपना ग्रीन फ्रॉक कोट, एक डिज़ाइन था ख़ास उस टाइम में इस्तेमाल होता था कोट, काफ़ी डिज़ाइनिंग वाला, तो वो पहना हुआ था उन्होंने। हिज फाइनेस्ट फ्रिल्ड शर्ट भी उस ज़माने का फैशन था, बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा कॉलर्स में और बाजुओं में लगा होता था शर्ट को, उस एक ख़ास किस्म की शर्ट थी, तो वो फ्रिल्ड शर्ट भी अपनी उन्होंने फाइनेस्ट जो बेस्ट वन थी वो पहनी हुई। एंड हिज एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैलट, और ब्लैक सिल्क की कैलट जो है ना एक कैप होती है, वो भी उन्होंने पहनी हुई थी, विच ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन डेज और अपॉन दोज ओकेजन्स व्हेन प्राइजेस वर डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन ये ड्रेस वो था हमारे टीचर का जो वो कोई इंस्पेक्शन वाले दिन होते थे या कोई प्राइज़ सेरेमनी होती थी, तो सेरेमोनियल ड्रेस था उनका, स्पेशल ओकेजन्स पे पहना करते थे, वो वाला ड्रेस आज उन्होंने पहना हुआ था। Moreover, an extraordinary solemnity had taken possession of my classmates. इससे बढ़ के एक और बात ये थी कि एक extraordinary
गैर मामूली सोलेमनिटी, सोलेमनिटी होती है सीरियसनेस, हैड टेकन पोजेशन ऑफ माई क्लासमेट्स। टेक पोजेशन ऑफ का मतलब होता है अपने काबू में ले लेना। तो एक संजीदगी का शिकार हुए थे सारे मेरे क्लास फेलोज़, जो कि अमूमन ऐसा नहीं होता था। सब शोर कर रहे होते थे, शरारतें कर रहे होते थे क्लास में। बट द ग्रेटेस्ट सरप्राइज ऑफ ऑल केम व्हेन माई आईज फेल अपॉन द बेंचेस एट द फार्दर एंड ऑफ द रूम। लेकिन मैं सरप्राइज़ ज़्यादा उस वक्त हुआ जब मेरी निगाह पड़ी जो पीछे दूर वाले बेंचेस थे क्लास के अंदर, क्लासरूम के अंदर, उन पे जब निगाह पड़ी तो मैं बहुत हैरान हुआ। यूजुअली दे वर एम्प्टी, अमूमन ये एम्प्टी होते थे, खाली होते थे। बट अपॉन दिस मॉर्निंग द विलेजर्स वर सीटेड देयर सोलम एज आवरसेल्व्स। लेकिन आज वहाँ पे विलेजर्स भी बैठे हुए थे, इर्द गिर्द के एरिया के लोग भी स्टूडेंट्स के तौर पे वहाँ बेंचेस पे बैठे हुए हैं। एंड दे वर एज सोलम, दे वर एज सीरियस एंड डिसेंट एज और क्लास फेलोज़। जिस तरह हमारे क्लास फेलोज़ सारे सीरियस होके सुन रहे थे, बैठे हुए थे, इसी तरह विलेजर्स भी बैठे हुए। देयर सैट ओल्ड हॉसर, वहाँ पे वो बूढ़ा हॉसर भी बैठा हुआ, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कोनों वाली उसने हैट पहनी हुई। देयर सैट द वेनरेबल मेयर, वेनरेबल रिस्पेक्टेबल मेयर जो था सिटी का, वो बैठा हुआ। द एजिड कैरियर, एजिड का मतलब है बूढ़ा, ओल्ड, कैरियर होता है पोस्टमैन जिसे कहते हैं। तो वो पोस्टमैन भी जो कि बूढ़ा रिटायर हुआ होगा शायद, वो भी वहाँ पे मौजूद। एंड अदर पर्सोनेजेस ऑफ इम्पोर्टेंस, पर्सोनेज मीन्स इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, अ VIP पर्सन। तो और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। ऑल ऑफ आवर विजिटर्स सीम सैड, सारे जितने भी हमारे विजिटर्स वहाँ पे मौजूद थे सारे अफसुर्दा दिखाई दे रहे थे। अब फ्रेंड्स को इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा क्यों है। एंड हॉसर हैड ब्रॉट विद हिम एन ओल्ड प्राइमर, और जो हॉसर था बूढ़ा आदमी, वो अपने साथ एक प्राइमर यानी कि एक प्राइमरी बुक लाया था किसी फ्रेंच लैंग्वेज की या किसी भी लैंग्वेज की, जो प्राइमरी कायदा होता है जिसमें आप उसकी अल्फ़ाबेट्स पढ़ते हैं, तो उसने वो उठाया हुआ। च्यूड एट द एजेस, च्यू चिबाने को कहते हैं। अमूमन बच्चे जो हैं अपने कायदे को, वैसे इसके लिए थम्ड का वर्ड भी यूज़ होता है, या अंगूठों से उसको कोने उसके सारे बिगाड़ देते हैं, टेढ़े कर देते हैं, फाड़ देते हैं, या फिर दांतों से उसको चबा चबा के काट काट के ख़त्म कर देते हैं। तो वो जो प्राइमर था, वो जो प्राइमरी छोटी सी बुक थी, तो वो उसकी भी हालत भी ऐसी थी कि वो कोने उसके फटे हुए थे। इट ले वाइड ओपन अपॉन हिज नीज़, और हॉसर ने उन्हें अपने नीज़ पे, घुटनों पे रखा हुआ उसके किताब को। हिज बिग स्पेक्टिकल्स रिपोजिंग अपॉन द पेज, उसने एक पेज खोला हुआ जिसके ऊपर उसने अपनी ग्लासेस जो हैं वो रखी हुई, यानी ग्लासेस, रिपोज का मतलब रेस्ट होता है, तो उसकी ग्लासेस एक सफ़े पे रेस्ट कर रही, यानी उसने ग्लासेस उतार के किताब पे रखी हुई और वो बैठा हुआ। हैरानकुन बात थी एक स्टूडेंट के लिए कि वो सारा जो गांव के इम्पोर्टेंट लोग हैं, उस एरिया के, टाउन के इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं। इंतहा दर्जे का ये एक संजीदा माहौल बना हुआ है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग एट ऑल दीज थिंग्स, इस दौरान जब मैं ये सोच रहा था कि ये सब क्या है, मैस्योर हैमल हैड टेकन हिज सीट, जो मिस्टर हैमल थे अपनी सीट पे बैठे। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन इन विच ही हैड ग्रीटेड मी, जिस तरह की ग्रेव यानी सीरियस और जेंटल और सॉफ्ट आवाज़ में उन्होंने मुझे ग्रीट किया था, वेलकम किया था, इसी तरह की आवाज़ में ही सेड टू अस, उन्होंने हमें कहा, माई चिल्ड्रन दिस इज़ द लास्ट डे आई शैल टीच यू, मेरे बच्चों ये आखिरी दिन है मेरा आपको पढ़ाने का। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आ गया, जर्मनी का जो कैपिटल है। दैट हैंसफोर्थ in the schools of Alsace and Lorraine, all instructions shall be given in the German tongue only. आज से ऑर्डर आ गया है कि henceforth, from here on, यहाँ से आगे, अब स्कूल्स में, एल्सस के और लोरेन के स्कूल्स में सारी इंस्ट्रक्शन, सारी टीचिंग जो है वो जर्मन टंग में यानी जर्मन लैंग्वेज में दी जाएगी सिर्फ, यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो कि मीडियम ऑफ एजुकेशन था वो वहीं पे ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। जैसे हमारे यहाँ भी हुआ, जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने यहाँ की जो मकामी लैंग्वेजेस थी उनको ख़त्म करके, जो मतलब अरबिक पढ़ाई जाती थी, फ़ारसी पढ़ाई जाती थी,
तो इनको ख़त्म करके उन्होंने, पंजाबी भी थी, तो उन्होंने इनको ख़त्म करके जो इंग्लिश मीडियम जो है वो लागू किया और इंग्लिश को ही वो लैंग्वेज उन्होंने बना दिया ऑफिशियल लैंग्वेज भी, और मीडियम ऑफ एजुकेशन भी बना दिया। और फिर इसी तरह हमारी जो अपनी लैंग्वेजेस थी दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उनकी अपनी बहुत हद तक शनाख्त जो है वो ख़त्म हो गई है और उनका इस्तेमाल भी बहुत महदूद हो गया है। तो खैर बर्लिन से ऑर्डर आया है कि जर्मन लैंग्वेज में सिर्फ पढ़ाया जाएगा। योर न्यू मास्टर विल अराइव टुमारो। मिस्टर हैमल ने कहा आपके नए टीचर कल से आ जाएंगे। टुडे यू हियर द लास्ट लेसन यू विल रिसीव इन फ्रेंच। और आज आपका आखिरी लेसन होगा जो कि फ़्रेंच लैंग्वेज में होगा। कल से आप जर्मन पढ़ेंगे। एंड आई बेग यू, यू विल बी मोस्ट अटेंटिव। बेग का मतलब होता है रिक्वेस्ट। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, पहले जितनी तवज्जो देते थे उससे बढ़ के तवज्जो देंगे, मेरे इस लास्ट लेसन को सुनेंगे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन एंड आई स्केर्सली न्यू हाउ टू राइट। फ्रेंड्स ने जब ये सुना कि लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज का, तो वो सरप्राइज हो गया कि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। एंड आई स्केर्सली न्यू हाउ टू राइट। स्केर्सली मीन हार्डली, मुश्किल ही मैंने अभी सीखा है लिखना और मेरा लास्ट लेसन है। आई शुड नेवर लर्न, इसका मतलब है मैं कभी भी नहीं सीखूंगा। माई एजुकेशन मस्ट बी कट शॉर्ट, मेरी एजुकेशन फिर यहीं पे रुक जाएगी क्योंकि मुझे लैंग्वेज ही नहीं आएगी। हाउ आई ग्रज्ड एट द मोमेंट every minute I had lost, every lesson I had missed for the sake of hunting birds' nests or making slides upon the Saar। कहता है उस लम्हे आई ग्रज्ड, ग्रज वैसे किसी शख्स के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इल विल रखने को, रिसेंटमेंट अपने दिल में, वो जो है ना एक क्या आप उसको कहते हैं, नाराज़गी और एक बुरे ख्यालात रखने को कहते हैं ग्रज। तो लेकिन ग्रज जो है ना तब भी वर्ड यूज़ होता है जब व्हेन यू आर अनविलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग, व्हेन यू आर अनविलिंग टू गिव समथिंग और अलाउ समथिंग, जब आप तैयार ना हो कोई चीज़ मानने के लिए, कबूल करने के लिए या किसी को इजाज़त देने के लिए। तो कहता है कि मैं असल में बहुत पछताया, बहुत बुरा मुझे फ़ील हुआ। आई वॉज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि क्या होने वाला है, और मुझे एक एक वो मिनट याद आया जो कि मैंने खो दिया था। एवरी लेसन आई हैड मिस्ड फॉर द सेक ऑफ हंटिंग बर्ड्स नेस्ट, एक एक लेसन जो मैंने मिस किया था परिंदों के घोंसले ढूंढते हुए। आर मेकिंग स्लाइड्स अपॉन द सार, सार वहाँ पे रिवर है, दरिया है, और दरिया के पास स्लाइड्स बनाते हुए और खेलते हुए जो मैंने वक्त ज़ाया किया, उस सारे का सारा मुझे उसका पछतावा हो रहा था। एंड दोज बुक्स विच अ मोमेंट बिफोर वर सो ड्राई एंड डल, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर, माई बाइबल हिस्ट्री, सीम नाउ टू वियर द फेसेस ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स। कहते और मेरी जो किताबें जो भी थोड़ी देर पहले तक ड्राई और बोरिंग और डल मुझे लग रही थी, इतनी भारी कैसे उठाऊं, ग्रामर और बाइबल की हिस्ट्री, ये सारी किताबें बोरिंग सी। कहते लेकिन अचानक से सीम नाउ टू वियर द फेसेस ऑफ ओल्ड फ्रेंड्स, लगता है मेरी किताबों ने भेस ही बदल लिया है और मुझे लगता है ये तो मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं। यानी ऑल ऑफ अ सडन फ्रेंड्स रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट दीज थिंग्स वर टू हिम। उसे एहसास हुआ कि ये चीज़ें उसके लिए कितनी अहम थी, ये किताबें, ये टीचिंग, ये क्लासरूम के लेसन्स और उसके टीचर, उनकी टीचिंग, ये सारी बातें उसके लिए बहुत अहम थी। लेकिन इस सारे पिछले अरसे में उसने इस चीज़ को नोट नहीं किया। अभी जब उसको पता चला है दीज थिंग्स आर गोइंग अवे फ्रॉम हिम, ये सारी उससे छिन जाएंगी, तो फिर उसे पछतावा हुआ कि उसने कितना वक्त ज़ाया कर दिया है। whom I could not bear to bid farewell, और मुझे लगा मेरी किताबें वो दोस्त हैं पुराने मेरे जिनको आई कैन नॉट बिड फेयरवेल, बिड का मतलब टू से, फेयरवेल का मतलब गुड बाय, तो जिनको मैं गुड बाय नहीं कह सकता। It was with them as with the Monsieur Hamel
द थॉट दैट ही वॉज अबाउट टू लीव। कहते हैं और यही बात सिलसिला था मेरा मिस्टर हैमल के साथ, यानी जिस तरह किताबें मैं उनको फेयरवेल नहीं कह सकता, इसी तरह मिस्टर हैमल को कैसे फेयरवेल कहूँ। द थॉट दैट ही वॉज अबाउट टू लीव, ये जैसे ही जहन में ख्याल आया कि वो जाने लगे हैं, दैट आई शुड सी हिम नो मोर, कि अब आइंदा वो कभी नहीं आएंगे, आई वुड नॉट मीट हिम, मैं कभी उनको देखूंगा नहीं, मिलूंगा नहीं, मेड मी फॉरगेट ऑल द ब्लोज ऑफ हिज रूलर। फ्रांस कहता है मैं भूल ही गया कि कितने उन्होंने मुझे रूलर्स मारे थे, कितनी मुझे सज़ाएँ दी थी, वो सारी की सारी मुझे भूल गई एकदम से। एंड द मैनी पनिशमेंट्स आई हैव रिसीव्ड, और जितनी सज़ाएँ उन्होंने मुझे दी थी मैं वो सारी भूल गया। यानी एकदम से मुझे वो अपने दोस्त और अपने खैर ख्वाह नज़र आना शुरू हो गए, और मैं भूल ही गया उन्होंने मुझे क्या क्या सज़ाएँ दी थी। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि फ़्रेंच लैंग्वेज और मिस्टर हैमल जैसे टीचर जो कि 40 सालों से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और स्टार्ट से हमें पढ़ा रहे हैं, तो वो जाने लगे हैं, तो कहता है फिर मुझे एहसास हुआ कि ये कितना बड़ा नुकसान मैंने कर दिया है, जो वक्त मैंने ज़ाया कर दिया है। आज का लेक्चर यहीं तक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।